गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना पर आपसे चर्चा की और आपको बताया कि मानव के शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग जो होता है वो वृक्क होता है। मानव के शरीर में वृक्क जो होता है वो एक मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग जो होता है वो मानव के उत्सर्जी सहायक अंग होता है, सहायक उत्सर्जी अंग होता है। इसलिए हमने आपको कल बताया था कि मानव का उत्सर्जन तंत्र की संरचना 4 भागों में बटे होते हैं: वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। वृक्क हम आप चर्चा कर चुके हैं कि वृक्क जो होता है उसका भ्रूणीय अवस्था में, ठीक है, भ्रूणीय अवस्था में मेसोडर्म की कोशिकाओं से इनका क्या होता है, निर्माण होता है। वृक्क जो होते हैं, मानव में जो वृक्क पाए जाते हैं वो मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं। इनका जो संरचना होते हैं वो सेल के बीज के आकार के होते हैं, गहरे लाल रंग के होते हैं। इनकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर होती है, मोटाई जो होती है वो 2.5 से 2.5 से 3 सेंटीमीटर के लगभग होते हैं। आपको हम इनके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट पे जो हमारा था मूत्रवाहिनी पे, आपको बताया था कि मूत्रवाहिनी जो होती है वो यहाँ पर इसकी जो वृक्क होता है उसकी 2 सतह होती है, एक बाहरी सतह होती है, एक आंतरिक सतह होती है। बाहरी सतह जो होती है उसे उत्तल सतह, आंतरिक सतह को अवतल सतह कहते हैं। अवतल सतह पर क्या पाए जाते हैं, गड्ढे पाए जाते हैं, ठीक है। और अवतल सतह में जो गड्ढे पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, हाइलम कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, हाइलम। और हाइलम से क्या निकलती है, ये एक मोटी पेशीय नलिका के समान संरचना निकलती है जो नीचे की ओर किस में जाकर के खुल जाती है, मूत्राशय में जाकर के खुल जाती है। आपको मूत्राशय के बारे में हमने बताया था कि मूत्राशय जो होता है वो थैले के आकार की संरचना के रूप में पाया जाता है। मूत्राशय की जो संरचना होती है या मूत्राशय का जो भित्ति स्तर होता है वो 3 स्तरों से बना होता है। बाह्य भित्ति स्तर जो होता है वो पेरिटोनियम सिरोसा से बना होता है, मध्य भित्ति स्तर अरेखित पेशियों से बना होता है, और यानी कि अंत स्तर जो होता है वो श्लेष्मिक स्तर होता है, जो अंदर से कैसा होता है, चिकना होता है। आपको बताया कि मूत्राशय का ऊपरी भाग जो होता है या मूत्राशय की जो संरचना होती है वो शंकु रूपी होती है, शंकु के समान होती है, जिसका ऊपरी भाग कैसा होता है, चौड़ा होता है। निचला भाग कैसा होता है, सकरा होता है, जो एक छिद्रनुमा संरचना के रूप में खुलता है, ठीक है। इस छिद्रनुमा संरचना पर क्या पाई जाती है, एक अवरोधनी पाई जाती है, और यह अवरोधनी रेखित पेशियों से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। कल हमारा जो शेष बिंदु रह गया था इस मानव के उत्सर्जन तंत्र में वो रह गया था शेष मूत्रमार्ग। आज हम मूत्रमार्ग पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूरिथ्रा, ठीक है। मूत्र जनन मार्ग पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, मूत्र जनन मार्ग पर आपसे हम बात करेंगे। आज जो हम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग जिसको बोलते हैं यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के नाम से जाना जाता है। आइए बात करते हैं मूत्र मार्ग पर। देखिए, मूत्र मार्ग जो होता है वो मूत्राशय की जो ग्रीवा होती है, ठीक है। एक बार हम आपको डायग्राम केवल मूत्राशय का ही दिखा रहे हैं, इस तरीके की संरचना आपको, ठीक है। ये क्या है, मूत्राशय होता है,
और ये मूत्राशय का ये वाला जो भाग कहलाएगा इसको कहा जाएगा ग्रीवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मूत्राशय की जो ग्रीवा होती है उस ग्रीवा पर एक पतली नलिका के समान, मूत्राशय की जो ग्रीवा होती है उस ग्रीवा पर एक पतली नलिका की समान संरचना पाई जाती है। ध्यान से सुन रहे हो आप, मूत्राशय की ग्रीवा से एक पतली नलिका के समान, एक पतली नलिका के समान संरचना निकलती है। इस संरचना को क्या कहा जाता है? मूत्र मार्ग कहा जाता है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका मूत्र मार्ग कहलाएगा। मूत्राशय का ये ग्रीवा भाग है। मैंने आपको बताया मूत्राशय की संरचना के दो भाग होते हैं। ठीक है, ऊपरी भाग जो होता है वो चौड़ा होता है, निचला भाग जो होता है वो कैसा होता है? सकरा होता है। ठीक है, इसलिए आपको बताया कि मूत्राशय की जो संरचना होती है वो थैले के आकार के होते हैं और इसकी जो संरचना होती है वो शंकु रूपी होती है। ठीक है, और आपको मैंने बताया कि ग्रीवा होती है, मूत्राशय की ग्रीवा पर एक नली के समान संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? मूत्र मार्ग कहते हैं। इस मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र जो होता है वो शरीर से क्या हो जाता है? इस मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र जो होता है वो शरीर से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। इसी मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र जो होता है शरीर से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। आपको हमने बताया कि इस मूत्र मार्ग पर क्या पाई जाती है? एक अवरोधनी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यहाँ पर एक अवरोधनी पाई जाती है। ये मूत्र मार्ग में क्या पाई जाती है? एक अवरोधनी पाई जाती है। ठीक है, देखिए जब हम मूत्र त्यागने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो ये मूत्र मार्ग में उपस्थित अवरोधनी क्या हो जाती है? शिथिल हो जाती है। और शिथिल हो जाती है तो आसानी से जो मूत्राशय में भरा हुआ मूत्र होता है वो शरीर से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। अर्थात मूत्र मार्ग में उपस्थित ये अवरोधनी क्या काम करती है कि इस मूत्र मार्ग को कस करके क्या करती है? बंद रखने का कार्य करती है। क्या करती है? मूत्र मार्ग पर ये अवरोधनी पाई जाती है और ये अवरोधनी क्या करती है? मूत्र मार्ग को कस करके क्या करती है? बंद रखने का कार्य करती है। और मूत्र हम जब त्यागते हैं तो ये अवरोधनी क्या हो जाती है? थोड़ी सी शिथिल हो जाती है, जिससे मूत्राशय में भरा हुआ मूत्र जो होता है वो शरीर से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है, बाहर निकलने के पश्चात यह अवरोधनी पुनः क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। आपको हमने बताया कि यह अवरोधनी किससे बनी होती है? रेखित पेशियों से मिलकर के क्या होती है? बनी होती है। ठीक है, ये अवरोधनी किससे बनी होती है? रेखित पेशियों से मिलकर के बनी होती है। देखिए नर मनुष्य में जो मूत्र मार्ग की लंबाई होती है, ध्यान से सुनिए, नर मनुष्य में मूत्र मार्ग की लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है? 15 सेंटीमीटर होती है। ये मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, नर मनुष्य में मूत्र मार्ग की लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। इज इट क्लियर? देखिए नर के अंदर ये 15 सेंटीमीटर जो होता है, ठीक है, नर के अंदर मूत्र मार्ग की लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है और नर का ये जो मूत्र मार्ग होता है, ठीक है, इस मूत्र मार्ग के द्वारा ही मूत्र भी बाहर निकलता है और जब मानव जनन की क्रिया में भाग लेता है तो उसके द्वारा, ठीक है, जनन द्रव भी इसी से बाहर निकलता है, अर्थात वीर्य भी इसी के द्वारा क्या होता है? बाहर निकलता है। मैंने आपको बताया कि नर मनुष्य में मूत्र मार्ग की लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, नर का ये जो मूत्र मार्ग होता है, इस मूत्र मार्ग से मूत्र तो निकलता ही है, साथ में जनन की क्रिया के दौरान वीर्य भी इसी मूत्र मार्ग के द्वारा क्या होता है? बाहर निकलता है। अर्थात नर मनुष्य के अंदर मूत्र और वीर्य का निष्कासन, नर मनुष्य के अंदर वीर्य और मूत्र का जो निष्कासन किया जाता है वो मूत्र मार्ग के द्वारा ही किया जाता है। अर्थात मूत्र और वीर्य दोनों का निष्कासन करने के लिए कोई अलग से नलिकाएं नहीं पाई जाती, केवल एक ही मार्ग से क्या है? दोनों का क्या किया जाता है? निष्कासन किया जाता है। क्लियर बात होगी? मादाओं में क्या होता है? मूत्र मार्ग की जो लंबाई होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है।
मादाओं में मूत्र मार्ग की लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, नर में मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर होती है। मैं इसका एक डायग्राम आपको जनन तंत्र का दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर इस तरीके का। हाँ भाई, आप देखिए नर के अंदर क्या होता है, ये क्या होता है, वृषण होता है। ठीक है, अधिवृषण, ये शुक्रवाहिनी होती है, ये शुक्राशय होता है, ये मूत्राशय होता है, और ये मूत्राशय से निकल करके नली जो आ रही है इसको मूत्र मार्ग के नाम से जानते हैं। और ये अंतिम छोर जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, सिसन के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया सिसन। क्लियर बात हो गई। अब मैं आपसे ये बात करने जा रहा हूं कि यहाँ पर जो नर मनुष्य होता है, नर में मूत्र मार्ग के भागों पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। नर मनुष्य में जो मूत्र मार्ग का भाग होते हैं, ठीक है, आपको बता दें नर मनुष्य के मूत्र के भागों पर बात कर रहे हैं। नर मनुष्य के या नर के मूत्र मार्ग का भाग, मूत्र मार्ग के भाग, या पुरुष के मूत्र मार्ग के भाग, मूत्र मार्ग के भाग, नर या पुरुष के मूत्र मार्ग के भागों पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। और आपको बता दें नर के जो मूत्र मार्ग होता है उसके मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। नर के मूत्र मार्ग के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है उसे प्रोस्टेटिक या यूरिथ्रल भाग के नाम से जाना जाता है। प्रोस्टेटिक या उसे किस नाम से जाना जाता है, यूरिथ्रल पार्ट के नाम से क्या है, जाना जाता है। ये पहला पार्ट होगा। दूसरा जो भाग होता है उसका नाम होता है मेम्ब्रेनस या झिल्ली नुमा भाग के नाम से जाना जाता है। मेम्ब्रेनस या उसे झिल्ली नुमा भाग के नाम से क्या है, जाना जाता है। और सबसे अंतिम जो भाग होता है उसको सिसनी भाग के नाम से जाना जाता है, जिसे पेनाइल, PENIL, पेनाइल पार्ट के नाम से क्या है, जाना जाता है। तो नर के मूत्र मार्ग के कितने भाग होते हैं, या पुरुषों के अंदर जो मूत्र मार्ग होता है उस मूत्र मार्ग के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। पहला होता है प्रोस्टेट या यूरिथ्रल पार्ट, दूसरा पार्ट होता है मेम्ब्रेनस पार्ट, और तीसरा भाग होता है जिसे पेनाइल भाग या उसे सिसनी भाग के नाम से जाना जाता है। आइए सबसे पहले प्रोस्टेटिक भाग या यूरिथ्रल पार्ट के बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, देखिए इसकी लंबाई जो होती है, प्रोस्टेटिक या यूरिथ्रल भाग की जो लंबाई होती है, ये मूत्राशय है, यहां से लेकर के और यहां तक ये प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। अर्थात प्रोस्टेट या यूरिथ्रल जो पार्ट होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, 2.5 होती है। प्रोस्टेट या यूरिथ्रल पार्ट की जो लंबाई होती है वो कितने सेंटीमीटर होती है, 2.5 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर होती है। जो आप देखिए ये जो भाग होता है वो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, ये वाली इस प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य में से होकर के क्या होती है, गुजरती है। किसमें से होकर के गुजरती है, प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य में से होकर के गुजरती है। और इसी भाग में आकर के दोनों शुक्रवाहिनी आकर के क्या हो जाती है, खुल जाती है। इस भाग में आकर के दोनों शुक्रवाहिनी आकर के इसी भाग में क्या होती है, खुल जाती है। ये तो हो गया हमारा प्रोस्टेट या यूरिथ्रल पार्ट के बारे में बात करते हैं। दूसरा है मेम्ब्रेनस या झिल्ली नुमा भाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए ये प्रोस्टेट ग्रंथि होती है और ये क्या होता है, सिसन होता है। प्रोस्टेट से लेकर के और ये सिसन तक का ये झिल्ली नुमा भाग होता है। ठीक है,
प्रोटेस्ट ग्रंथि से लेकर के और शिशन तक का मध्य जो एक भाग होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, झिल्ली नुमा भाग के नाम से जाना जाता है। अर्थात यह है प्रोटेस्ट ग्रंथि और शिशन, प्रोटेस्ट ग्रंथि और शिशन के मध्य में क्या है, पाया जाता है। और यह भाग कैसा होता है, बहुत ही कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, प्रोटेस्ट ग्रंथि और शिशन की कहां पर पाया जाता है, मध्य में पाया जाता है। ये प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है और प्रोटेस्ट ग्रंथि और शिशन के मध्य में क्या पाया जाता है, ये मेम्ब्रेनस या झिल्ली नुमा भाग क्या है, पाया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो भाग पाया जाता है वो झिल्ली नुमा भाग पाया जाता है। ठीक है, ये झिल्ली नुमा भाग यहाँ पर पाया जाता है। ये प्रोटेस्ट ग्रंथि होते हैं जो मैंने आपको बताया, प्रोटेस्ट ग्रंथि। और ये जो आपको संरचना मैंने दिखाई इसे शिशन कहते हैं। ठीक है, तो ये शिशन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग होता है वो झिल्ली नुमा भाग होता है। तो प्रोटेस्ट ग्रंथि से लेकर के शिशन तक का जो भाग होता है वो झिल्ली नुमा भाग होता है। ये भाग कैसा होता है, छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा भाग होता है। और सबसे अंतिम भाग ये जो आपको दिखाया गया है यहाँ था, इस भाग को क्या कहा जाता है, शिश्नी भाग या शिशन के नाम से इसे जाना जाता है। शिश्नी भाग या शिशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मनुष्य में इस शिशन की जो लंबाई होती है या हम शिश्नी भाग की जो लंबाई होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है। मनुष्य में शिश्नी भाग की लंबाई कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर होती है। शिश्नी भाग की लंबाई, ये शिशन होता है, पेनिस होता है, उस पेनिस वाले भाग की लंबाई कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर होती है। जो शिशन के अंदर क्या होता है, कार्पस स्पोंजिसम से निकल करके, जो शिशन के कार्पस स्पोंजिसम से निकल करके ये शिशन मुंड में आकर के क्या हो जाती है, खुलती है। ठीक है, किसमें आकर के खुलती है, ये शिशन मुंड वाला भाग है। कौन सा भाग कहलाएगा, ये शिशन मुंड कहलाएगा, शिशन मुंड। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लांस पेनिस। किसके नाम से जानते हैं इसे, ग्लांस पेनिस के नाम से जाना जाता है। तो जो शिशन के कार्पस स्पोंजिसम से निकल करके, शिशन का कौन से भाग से, कार्पस स्पोंजिसम से निकल करके शिशन मुंड में क्या हो जाता है, खुल जाता है। आपको हम बता दें, जब मानव के जन्म तंत्र की संरचना पर आप बात करेंगे तब हम आपको इनका पूरी डिटेल तरीके से आपको बताएंगे। फिलहाल हमने आपको इतना ही बताया है कि नर का जो मूत्र भाग होता है उस मूत्र भाग के 3 भाग होते हैं, प्रोस्टेटिक भाग, मेम्ब्रेनस भाग और शिश्नी भाग। प्रोस्टेटिक जो भाग होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से होकर के क्या होता है, गुजरता है। और इसी भाग में आकर के दोनों शुक्रवाहिनी क्या है, खुल जाती है। दूसरा मैंने आपको बताया झिल्ली नुमा भाग, और झिल्ली नुमा भाग में मैंने बताया कि प्रोटेस्ट ग्रंथि से लेकर के शिशन के मध्य वाला भाग होता है वो झिल्ली नुमा भाग होता है। ये कैसा होता है, छोटा भाग होता है। सबसे अंत में जो भाग था उसका नाम है शिश्नी भाग। शिश्नी भाग की लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है, 15 सेंटीमीटर होती है। जो शिशन के कार्पस स्पोंजिसम से निकल करके शिशन मुंड में आकर के क्या होती है, खुलती है। इस भाग को किस नाम से जाना जाता है, शिश्नी भाग के नाम से क्या है, जाना जाता है। ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने। शुक्राशय होता है, ये स्खलन वाहिनी होती है जब मनुष्य के द्वारा जनन की क्रिया की जाती है। ठीक है, तो यहाँ से शुक्राशय से वीर्य निकल करके इसी मूत्र वाहिनी में से होकर के शिशन मुंड के माध्यम से क्या है, शरीर से माता की योनि में क्या है, चला जाता है। ठीक है, और आप देखिए ये मूत्राशय, और इसी मूत्राशय के द्वारा ये मूत्र जो होता है, ये मूत्र मार्ग के द्वारा क्या होता है, शरीर से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और ये मूत्र भी किसके माध्यम से निकल रहा है, ये शिशन जो होता है वो सबसे भारी भाग होता है, जिसको आप शिश्नी भाग के नाम से क्या है, जाना जाता है। तो इसी के साथ हमारा क्या है, ये टॉपिक समाप्त हुआ। मानव के उत्सर्जन तंत्र की संरचना पर आपसे हमने क्या की थी, बात की, और आपको बताया कि मानव में वृक्क जो होता है वो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, जबकि मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग जो होते हैं वो सहायक उत्सर्जी अंग होते हैं। कौन से अंग होते हैं, सहायक उत्सर्जी अंग होते हैं।
इज इट क्लियर? अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। देखिए, आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जिस टॉपिक पर आपसे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है इंटरनल एंड हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी। इंटरनल एंड हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। मानव वृक्क की आंतरिक व औतकी संरचना, मानव वृक्क की आंतरिक व औतकी संरचना, इंटरनल एंड हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी, ठीक है। आपको हम बात कर रहे हैं कि मानव का जो वृक्क होता है उसकी आंतरिक संरचना पे बात करेंगे और उसकी औतकी के ऊपर भी क्या करेंगे, हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए किस तरीके से हम बात करते हैं। ये वृक्क होता है मानव के अंदर, जिसकी संरचना कैसे होती है, सेम के बीज के आकार की होती है। कैसी होती है? सेम के बीज के आकार की होती है। देखिए भैया, अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं सबसे पहले मानव के वृक्क की आंतरिक संरचना पर आपसे बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, मानव का जो वृक्क होता है, इस वृक्क के चारों, ये वृक्क आपको दिखाई दे रहा है, और इस वृक्क के चारों, ठीक है, दृढ़ तंतुनुमा संयोजी ऊतक को का क्या पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है या खोल पाया जाता है। ध्यान से सुन रहे हो? ये वृक्क है और इस वृक्क की संरचना के चारों ओर क्या पाया जाता है, ये आवरण पाया जाता है, जो कैसा होता है, दृढ़ होता है, और कैसा होता है, तंतुनुमा होता है। तंतु में संयोजी ऊतकों से मिलकर के क्या होता है, बना हुआ होता है, ठीक है। या हमने आपको कल भी इसके बारे में बताया था कि मानव का जो वृक्क होता है, ठीक है, उस वृक्क के चारों ओर दृढ़ महीन पेरिटोनियम का क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। दृढ़ पेरिटोनियम का क्या पाया जाता है, दृढ़ भी होता है और महीन भी होता है। दृढ़ महीन पेरिटोनियम का आवरण पाया जाता है। ये दृढ़ और महीन पेरिटोनियम का आवरण होता है, या ये दृढ़ महीन तंतु में संयोजी ऊतकों से मिलकर के बना हुआ यह आवरण होता है। और इसी आवरण को क्या कहा जाता है, रीनल कैप्सूल कहा जाता है। रीनल कैप्सूल नहीं कहें तो इस वाले भाग को कहा जाता है वृक्क संपुट कहा जाता है। यानी कि मानव का जो वृक्क होता है, उस वृक्क के चारों ओर, ठीक है, एक महीन तंतु में संयोजी ऊतकों से मिलकर के बना हुआ एक दृढ़ आवरण पाया जाता है। उसे क्या कहा जाता है, वृक्क संपुट, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रीनल कैप्सूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रीनल कैप्सूल कहा जाता है। क्लियर बात समझ में आ गई? तो वृक्क संपुट की परिभाषा हम यहाँ पर दो परिभाषा दे रहे हैं कि वृक्क के चारों ओर एक दृढ़ महीन पेरिटोनियम का आवरण पाया जाता है, जिसे वृक्क संपुट कहते हैं। या हम इस परिभाषा को ऐसे भी दे सकते हैं कि मानव में प्रत्येक वृक्क के चारों ओर दृढ़
तंतु में संयोजी ऊतकों का क्या पाया जाता है, एक खोल पाया जाता है, या उस खोल के द्वारा क्या है वो घिरा हुआ होता है। इस खोल को ही क्या कहा जाता है, रीनल कैप्सूल, या क्या कहा जाता है, वृक्क संपुट कहा जाता है। देखिए इस वृक्क संपुट के नीचे की ओर अगर देखा जाए तो मैं देखो इसको डार्क लाइन से करके दिखा रहा हूं। वृक्क संपुट के नीचे दो प्रकार की संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। वृक्क संपुट के नीचे ये दो प्रकार की संरचनाएं दिखाई दे रही है। ये वाली जो संरचना कहलाएगी, ठीक है, इस वाली जो संरचना है जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है, ये तो हमारा हो गया वृक्क संपुट। और ये संरचना जो कहलाएगी, हम कह सकते हैं कि वृक्क संपुट के नीचे की ओर, वृक्क संपुट के नीचे की ओर वृक्क जो होता है वो दो भागों में क्या होता है, बटा होता है। या हम कह सकते हैं कि वृक्क की जो संरचना होती है, आंतरिक संरचना होती है, वो दो भागों से मिलकर के बनी होती है। और ये संरचना मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं इस प्रकार से। इस प्रकार की संरचना को क्या कहा जाता है, इस प्रकार की संरचना को हम कहते हैं, ये बाहरी संरचना होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वल्कुट, या इसे कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। तो वृक्क की संरचना का जो बाहरी क्षेत्र होता है, वृक्क की संरचना का जो बाहरी क्षेत्र होता है उसे वल्कुट, या उसे क्या कहा जाता है, कॉर्टेक्स कहा जाता है। और ये वृक्क की संरचना का आंतरिक भाग है, जो मैंने आपको यहाँ पे आपको दिखा है इस तरीके से, ठीक है। ये आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है, मेडुला, या इसे मध्यांश भी क्या है कहा जाता है, मेडुला, या इसे क्या कहा जाता है, मध्यांश कहा जाता है। तो हमने आपको बताया है कि मानव का वृक्क जो होता है वो चारों ओर से एक तंतु में संयोजी ऊतकों के आवरण के द्वारा ये घिरा हुआ होता है। और इसी आवरण को क्या कहा जाता है, इसी आवरण को वृक्क संपुट कहा जाता है। इस आवरण को क्या कहा जाता है, वृक्क संपुट कहा जाता है, जिसको मैंने अभी मिटा दिया है। और वृक्क संपुट के नीचे की ओर, ये वृक्क संपुट के नीचे की ओर क्या पाए जाते हैं, वृक्क के दो भाग पाए जाते हैं। वृक्क का जो बाहरी भाग होता है उसे वल्कुट कहते हैं, ये वाला भाग वल्कुट कहलाता है, और ये वाला भाग क्या कहलाता है, मेडुला के नाम से क्या है जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसे, मेडुला, या इसे मध्यांश के नाम से भी इस भाग को क्या है जाना जाता है। सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो बाहरी भाग के बारे में बात करने जा रहे हैं कि बाहरी भाग किस तरीके का होता है, ठीक है। देखिए ये वृक्क संपुट के नीचे जो स्थित भाग होता है, इस वाले भाग को बाहरी भाग, या वल्कुट भाग, या उसे कॉर्टेक्स भाग के नाम से जाना जाता है। यहां पर क्या है कि ये जो कॉर्टेक्स वाला भाग होता है, यहां पर मेल पीगी काय पाया जाता है। कौन सा काय पाया जाता है, मेल पीगी काय पाया जाता है, ठीक है। अभी मैं आपसे बात करूंगा कि मेल पीगी काय होता क्या है, ठीक है। और मेल पीगी काय पाए जाने के कारण यह भाग कैसे दिखाई देता है, दानेदार संरचना के रूप में क्या है दिखाई देता है। इस तरीके से दानेदार संरचना के रूप में क्या है ये दिखाई देता है, या कणिका में संरचना के रूप में क्या है दिखाई देता है। तो वृक्क का जो बाहरी भाग होता है जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स वाला जो भाग होता है उसके अंदर मेल पीगी काय के कारण यहाँ पर कणिका में संरचना के रूप में ये क्या है, ये भाग दिखाई देता है। किस रूप में दिखाई देता है, कणिका में संरचना के रूप में दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर मेल पीगी काय पाया जाता है। अब मेल पीगी काय क्या है ये मैं बता देता हूं। मानव का जो वृक्क होता है, ठीक है, और वृक्क के अंदर अत्यंत सूक्ष्म नली के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम वृक्क नलिका या वृक्क नलिका न कहें तो उन्हें क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। उन्हें वृक्क नलिका कहते हैं या उन्हें क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन जो होते हैं या वृक्क नलिका होती है उसे मानव के उत्सर्जन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। नेफ्रॉन को मानव के उत्सर्जन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में भी क्या है इसे जाना जाता है। किसे, नेफ्रॉन को,
ठीक है। और नेफ्रॉन की जो संरचना होती है उसके 4-5 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है मेलपीगी काय, ठीक है। मेलपीगी जो काय होता है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है, बौमन संपुट और ग्लेमेरुलस से मिलकर के क्या होता है, बना हुआ होता है। बौमन संपुट और ग्लेमेरुलस से मिलकर के क्या होता है, ये बना होता है। बात समझ में आ गई। देखिए यहां से हम अगर बात करें तो उस मेलपीगी काय के नीचे ग्रीवा होती है। ग्रीवा के नीचे आपको बता दें समीपस्थ काय होता है, फिर हैंडले लूप होता है, फिर दुरस्थ कुंडलित नलिकाएं होती है, ठीक है। दुरस्थ कुंडलित नलिकाओं के बाद आता है संग्रहित नलिकाएं पाई जाती हैं। तो इस तरीके से हम आपको बता दें कि ये क्या होता है, वृक्क नलिका के क्या होते हैं, वृक्क नलिका या नेफ्रॉन के क्या होते हैं, भाग होता है। इसलिए हमने आपको बताया कि मानव का जो वृक्क होता है, वृक्क का बाहरी भाग जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं, और इस कॉर्टेक्स की जो संरचना होती है इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। ये कॉर्टेक्स की संरचना वृक्क संपुट के नीचे पाई जाती है। मेलपीगी काय पाए जाने के कारण यह संरचना कैसी दिखाई देती है, कणिका में या दानेदार संरचना के रूप में दिखाई देती है। यह भाग कैसा दिखाई देता है, गहरे लाल रंग के क्षेत्र के रूप में क्या है, दिखाई देता है। ये वाला भाग जो होता है वो गहरे लाल रंग के क्षेत्र के रूप में क्या है, दिखाई देता है। गहरे लाल रंग के क्षेत्र के रूप में क्या है, दिखाई देता है। कौन सा भाग दिखाई देता है, वल्कुट वाला भाग गहरे लाल रंग के क्षेत्र के रूप में क्या है, दिखाई देता है। बात समझ आ गई। वृक्क का ये बाहरी भाग होता है और वृक्क के इस बाहरी भाग के अंदर क्या क्या पाई जाती है वो ध्यान से सुनिए। वृक्क के इस बाहरी भाग में समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है। समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। वृक्क के बाहरी भाग में या वृक्क के कॉर्टेक्स में समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं जिनको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इनको शॉर्ट में कई बार हम पीसीटी के नाम से भी बोलेंगे। तो आपको बताया कि वृक्क का ये बाहरी भाग होता है, इसमें समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। दूसरी इनमें क्या पाई जाती हैं, दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी नलिकाएं पाई जाती हैं, दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं इनके अंदर क्या है, पाई जाती है। दूरस्थ कुंडलित नलिकाओं को हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के नाम से इन्हें क्या है, जाना जाता है। तो बाह्य वल्कुट यानी कि वृक्क का जो वल्कुट वाला भाग होता है उसमें समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है। दूसरी क्या पाई जाती है, दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। साथ में आपको भी पता लग गया यहाँ पे मेलपीगियन काय भी क्या है, पाया जाता है। यानी कि वृक्क के वल्कुट वाले भाग के अंदर ये तीन चीजें पाई जाती हैं। मेलपीगी काय पाई जाती हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं और दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। बात सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वृक्क के बाहरी भाग जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, इस कॉर्टेक्स वाले भाग में मेलपीगी काय, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं क्या है, पाई जाती हैं। ठीक है। ये वल्कुटीय जो भाग होता है, ध्यान से सुनना, इंपोर्टेंट लाइन में आपसे बात करने जा रहा हूं, ठीक है। वल्कुटीय भाग कहलाएगा, ये वाला भाग कौन सा कहलाएगा, ये रीजन जो जिसको मैं इस तरीके से अलग कर रहा हूं, तो ये वाला भाग कौन सा भाग कहलाएगा, वल्कुटीय भाग कहलाएगा। ये भाग कौन सा कहलाएगा, कॉर्टेक्स रीजन के नाम से वल्कुटीय। इस वाले भाग को कौन सा भाग कहते हैं, इस वाले भाग को हम वल्कुटीय भाग के नाम से क्या है, जाना जाता है। ठीक है। अब इस वल्कुटीय भाग के अंदर कुछ क्या पाए जाते हैं, सक्रिय उभार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे सक्रिय उभार पाए जाते हैं। और ये सक्रिय उभार क्या है, ये मध्यांश है। ये क्या है, मध्यांश है। और मध्यांश का ये बाहरी भाग होता है। ये मध्यांश का बाहरी भाग है, क्या है, मध्यांश है। और मध्यांश का ये कौन सा भाग है, बाहरी भाग है। ठीक है। तो वल्कुटीय भाग के कुछ सक्रिय उभार, वल्कुटीय भाग के कुछ कौन से उभार होते हैं, सक्रिय जो उभार होते हैं वो मध्यांश जो होता है उसकी जो बाहरी भाग होता है,
मध्यांश का जो भारी भाग होता है उसमें क्या होता है, धसे हुए होते हैं। बात समझ में आ गई? नहीं आई तो मैं दोबारा बता रहा हूं। ये वल्कुटीय भाग होते हैं और इस वल्कुटीय भाग के अंदर क्या पाए जाते हैं, कुछ सक्रिय उभार पाए जाते हैं। ये सक्रिय उभार पाए जाते हैं जिनको मैं डार्क लाइन से दिखा रहा हूं। और ये सक्रिय उभार क्या है कि मध्यांश का ये बाहरी भाग होता है और इस बाहरी भाग के अंदर क्या होता है, ये धसे हुए होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, बायटनी के स्तंभ कहा जाता है। बायटनी के स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, रेनल कॉल्यूमन्स ऑफ बायटनी, BERTINI। ठीक है, रेनल कॉल्यूमन ऑफ बायटनी या बायटनी के स्तंभ क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि वल्कुटीय भाग में कुछ सक्रिय उभार, वल्कुटीय भाग में कुछ सक्रिय उभार पाए जाते हैं और ये उभार जो होते हैं वो मध्यांश का ये भारी भाग होता है, मध्यांश का ये भारी भाग होता है या आंतरिक भाग होता है। तो मध्यांश का जो भारी भाग होता है उस भारी भाग के अंदर क्या होता है, धसे हुए होते हैं, एम्बीडेड होते हैं। एम्बीडेड का अर्थ होता है धसे हुए होते हैं, जिसे बायटनी के क्या कहा जाता है, स्तंभ कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि बायटनी के स्तंभ किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि वृक्क के वल्कुटीय भाग में कुछ सक्रिय उभार मध्यांश के बाहरी भाग में धसे हुए होते हैं, जिन्हें बायटनी के स्तंभ कहा जाता है। जिन्हें बायटनी के क्या कहा जाता है, स्तंभ कहा जाता है। तो इसी के साथ हमने कॉर्टेक्स वाले भाग में हमने कुछ बातें की है और हमने बताया कि वृक्क संकुच के नीचे क्या पाया जाता है, ये कॉर्टेक्स वाला भाग पाया जाता है। ठीक है, जिसमें मैलपीजिकाय के कारण ये जो क्षेत्र होता है वो कणिका में दिखाई देता है, लाल गहरे लाल रंग का दिखाई देता है, जिसमें मैलपीजिकाय, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका और मैलपीजी नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं इसमें पाई जाती है। और सबसे अंत में बताया कि इस वल्कुटीय भाग के अंदर कुछ क्या है, उभार होते हैं। ये उभार मध्यांश के बाहरी भाग में क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं, जिन्हें बायटनी के स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, रेनल कॉल्यूमन्स ऑफ बायटनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, अब हम बात करने जा रहे हैं वृक्क के आंतरिक भाग के बारे में, जिसे मेडुला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये वृक्क का बाहरी भाग है जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स के नीचे ये वाला जो भाग दिखाया गया है इसे क्या कहा जाता है, मेडुला, या इसे मध्यांश के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है कि वृक्क नलिका या नेफ्रॉन के दो भाग पाए जाते हैं। एक तो हेनले लूप पाया जाता है, यानी कि मध्यांश वाले भाग में क्या पाए जाते हैं, हेनले लूप पाए जाते हैं। साथ में क्या पाई जाती हैं, संग्रह नलिकाएं पाई जाती हैं। अभी हमने दो बातें की है कि वल्कुट के नीचे, वृक्क के वल्कुट के नीचे क्या पाया जाता है, मध्यांश या मेडुला वाला भाग पाया जाता है, और मेडुला वाले भाग के अंदर वृक्क नलिका या नेफ्रॉन का हेनले लूप और संग्रह नलिकाएं क्या है, पाई जाती है। हेनले लूप और क्या पाई जाती है, कलेक्टिंग डक्ट्स या संग्रह नलिकाएं उनके अंदर क्या है, पाई जाती है। मेडुला का ये भारी भाग होता है, मैंने अभी बताया, ध्यान से सुनना। मेडुला का जो भारी भाग होता है, ठीक है, इस भारी भाग में धसे हुए, अभी मैंने बायटनी के स्तंभ बताया, ध्यान से सुनना। हमने पहले ये बोला था कि वल्कुट के कुछ सक्रिय उभार, मेडुला के वल्कुट के कुछ सक्रिय उभार मेडुला के बाहरी भाग में क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं। बाहरी भाग में क्या होता है, ये धसे हुए होते हैं, जिन्हें बायटनी के स्तंभ कहते हैं। अब थोड़ा सा अपोजिट बोल रहे हैं यहां कि मेडुला का बाहरी भाग, ठीक है, मेडुला का जो बाहरी भाग होता है उसमें धसे हुए वल्कुट के शंकु
देखिए ये क्या है, मेडुला का बाहरी भाग है, और इस मेडुला का जो बाहरी भाग होता है, ठीक है, मेडुला का कौन सा भाग होता है, ये बाहरी भाग होता है। और इस बाहरी भाग के अंदर क्या है, क्या पाया जाता है, वल्कुट के, ठीक है, वल्कुट ये भाग का क्या पाए जाते हैं, शंकु के आकार। वल्कुट ये जो भाग होता है वो शंकु के आकार के क्या है, दिखाई देते हैं। एक बार फिर दोबारा से ध्यान से सुनना है कि मेडुला का जो बाहरी भाग होता है, ये मेडुला का बाहरी भाग होता है, ये आंतरिक भाग होता है, ये बाहरी भाग है। तो मेडुला का ये जो बाहरी भाग होता है, इस बाहरी भाग में क्या है, वल्कुटीय भाग क्या होता है, धसा हुआ होता है। और ये वल्कुटीय भाग जो धसा हुआ होता है वो कैसे दिखाई देता है, शंकु के आकार के रूप में क्या है, दिखाई देता है। किस रूप में दिखाई देता है, शंकु के आकार के रूप में दिखाई देता है। इस शंकु के आकार की संरचना जो दिखाई देती है, इसे क्या कहा जाता है, पिरामिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिरामिड कहा जाता है। एक बार फिर दोबारा बोल रहा हूं, मेडुला का बाहरी भाग में, ठीक है, धसे हुए वल्कुट के भाग, मेडुला का ये बाहरी भाग होता है, और इस मेडुला के बाहरी भाग के अंदर वल्कुट के जो धसे हुए भाग होते हैं, ये शंकु के समान संरचना के रूप में दिखाई देते हैं। और ये शंकु के समान संरचना के रूप में जो भाग दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है, पिरामिड कहा जाता है। ये पिरामिड जो होता है, ये पिरामिड जो होता है वो एक प्याले के आकार की, देखिए प्याला सा बन रहा है, देखिए यहाँ पे ये संरचना मैंने आपको बनाई है। ये जो पिरामिड होते हैं, ठीक है, ये पिरामिड एक प्याले नुमा गुहा में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ये सारे पिरामिड जो होते हैं वो प्याले नुमा गुहा के अंदर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। किसमें स्थित होते हैं, प्याले नुमा गुहा में स्थित होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, कैलेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैलेक्स कहा जाता है। और ये जितने भी कैलेक्स होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जुड़ करके किसमें खुल जाते हैं, यहाँ पे पेल्विस होता है, जिसको हमने कल बताया था, वृक्क श्रोणि में जाकर के खुल जाते हैं। जो कैसे आकार की हो, बताई मैंने कल आपको कि जिसकी संरचना, वृक्क श्रोणि की संरचना कीट के आकार की होती है, फनल लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होती है। और वह संरचना किस में जाकर के खुल जाती है, मूत्रवाहिनी के अंदर जाकर के क्या हो जाती है, खुल जाती है। किस में खुल जाती है, मूत्रवाहिनी में जाकर के खुल जाती है। एक बार फिर दोबारा से हम वृक्क की आंतरिक संरचना पे बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हमने आपको बताया कि वृक्क का वल्कुटीय भाग के अंदर की ओर मेडुला भाग स्थित होता है। मेडुला भाग में नेफ्रॉन के हेनले लूप और संग्रह नलिकाएं क्या हैं, पाई जाती है। मनुष्य के मेडुला, मनुष्य के वृक्क का जो मेडुला वाला भाग होता है, मेडुला के बाहरी भाग, मेडुला के बाहरी भाग में वल्कुट के धसे हुए भाग कैसे दिखाई देते हैं, शंकु के समान संरचना के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, पिरामिड कहा जाता है। और ये सारे जो पिरामिड होते हैं वो एक प्याले नुमा गुहा के अंदर, ये प्याले नुमा एक गुहा बनती है, इस प्याले नुमा गुहा के अंदर क्या होते हैं, स्थित होते हैं या व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, प्याले नुमा गुहा के अंदर स्थित होते हैं। और जिसे क्या कहा जाता है, कैलेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैलेक्स। ये कैलेक्स जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं आपकी बुकों में, एक मेजर कैलेक्स होता है, दूसरे माइनर कैलेक्स होते हैं। ये कैलेक्स जो होते हैं, मेजर और माइनर कैलेक्स, ये दोनों आपस में संयुक्त हो जाते हैं और संयुक्त होकर के किसमें खुल जाते हैं, वृक्क श्रोणि, जिसे मैंने बताया था रीनल पेल्विस में खुल जाते हैं। और रीनल पेल्विस जो होती है उसकी संरचना कैसी होती है, कीट के आकार की होती है, फनल लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है। और ये क्या है, किसमें जाकर के खुल जाती है, मूत्रवाहिनी में जाकर के खुल जाती है। इसी के साथ, ठीक है, वृक्क की आंतरिक संरचना पर हमने आपसे चर्चा कर ली यहाँ तक। ठीक है, अभी इसके आंतरिक संरचना अभी शेष है, जिस पर हमने अभी केवल दो ही पार्टों पे बात की है। और वो कौन से हैं कि वृक्क संपुट के नीचे, ठीक है,
विरक्त संपुट के नीचे विरक्त जो होता है वो दो भागों में बटा होता है। एक भाग को वल्कुट कहा जाता है जो बाहरी भाग होता है, और अंदर वाला भाग मेडुला होता है जिसे आंतरिक भाग के नाम से आप लोग जानते हैं। ठीक है, यहां से आगे हम कल इस पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ एंड बी हैप्पी एट योर होम। थैंक्स वेरी मच।